नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका फिर से स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो पे। मैं आपको बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लाफ्टर डोज का। तो आज हम बात करेंगे काले कौवे के रंग जैसे कोट पहनने वाले वकीलों की। समझ रहे हो भैया? काले कौवे के रंग जैसे काले कोट पहनने वाले वकीलों की। भाई दमदार लोग होते हैं, मतलब कमाल। मैंने तो यहाँ तक देखा है पुलिस भी मतलब जल्दी हाथ नहीं डालती इन लोगों के ऊपर, मतलब बहुत दम देखा है मैंने लोगों को, क्योंकि मेरे घर में दो दो वकील है तो मैं जानता हूँ इनका दमखम किस तरह का होता है। तो भाई क्या है कि वकील ना कमाल का है, कमाल का दमखम रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लॉ करना पड़ता है उसके लिए, और लॉ कॉलेज से लॉ करते हैं और कहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं, कहीं तो डॉक्टरेट भी करते हैं इसमें। तो वकीलों का ऐसा ना कि इनकी बाहर चलती बहुत है, लेकिन एक ही जगह इनकी नहीं चलती, वो है घर पे। घर पे वकीलों की नहीं चलती, शायद इसलिए नहीं चलती, शायद बाहर वो काला कोट पहनते हैं उसकी ताकत है, और घर पे वो काला कोट नहीं पहनते। और हिंदुस्तान में ना वकील बहुत तरीके के होते हैं। आपका फैमिली वकील मिल जाएगा, एडवोकेट जिसको बोलते हैं, आपको क्रिमिनल लॉयर मिल जाएंगे, आपको कॉर्पोरेट के लॉयर्स मिल जाएंगे, आपको एंटरटेनमेंट के लॉयर्स मिल जाएंगे, आपको कह लीजिए इमिग्रेशन लॉयर्स मिल जाएंगे। तो बहुत तरह के लॉयर्स हैं, लेकिन सही बताऊं अपने को दो ही लॉयर मालूम है, एक फैमिली और एक क्रिमिनल लॉयर। समझ रहे हो ना भैया? क्योंकि अपन रहने वाले गाजियाबाद के, समझ जाओ गाजियाबाद भाई किसके लिए फेमस है। अभी मुंबई में रहते हैं वो अलग बात है। तो भाई हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को वकील मतलब क्रिमिनल लॉयर, और वकील मतलब वकील, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है। वैसे हम लोग जानते हैं फैमिली लॉयर्स और क्रिमिनल लॉयर्स, ठीक है जी। बट अगर आपने देखा है, अगर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं या बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, ये टिंच बिल्कुल अप टू मार्क पूरी ड्रेस होती है। उनके 15-20 लड़के लड़कियां असिस्टेंट्स होते हैं जो खुद वो भी लॉयर्स होते हैं, और ये फाइलें लेके जी सर यस सर, जैसे वो बंदा बीच में चल रहा होता है। हाँ साला ऐसा लगता है जैसे कोई ना दाऊद इब्राहिम चल रहा हो, सामने सब स्टाइलिश अंग्रेजी वाले दूर पूछ के बुर्गे चल रहे हैं, सब फाइलें ले लेके, मतलब इतना जलवे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट लॉयर के तो मतलब आप कमाल, खतरनाक है, अलग ही लेवल की बात बन जाती है। और आपको ये बता दूं कि ये जो बूम आया ना, मतलब ये वकीलों बनने का, ये आई थिंक ये 15-20 साल पहले से आया है। और हर यूपी बिहार एमपी में तो आपको हर चौथा पांचवा बंदा आपको वकील मिल जाएगा। हर घर में कोई ना कोई तो भाई वकील आपको मिल ही जाएगा। जिसको कुछ नहीं करना ना उसको लॉ करना। भाई इतने लॉ कॉलेज खुल गए हैं ना, इतने लॉ कॉलेज खुल रहे हैं बता नहीं सकता। और कमाल की बात है, सबके सब वकील रोजगार में, कोई वकील आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा, सबको सब काम कर रहे हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको कमाल की, इंडियन लॉयर्स के बारे में, जो सिर्फ इंडियन लॉयर्स हैं, फॉरेन में जाओगे वो नहीं मिलेगा, कि जो इंडिया का जो वकील होता है वो कोई भी केस लड़ सकता है। भाई उसको क्रिमिनल लॉयर दे दो, क्रिमिनल का केस दे दो, उसको फैमिली का दे दो, उसको सिविल का दे दो, कॉर्पोरेट का, वो लड़ लेगा। उसको मालूम है सिर्फ दफाएं तो चेंज होनी है, सेक्शन चेंज याद करनी है, फलाना है, अंदर सब कुछ उसको मालूम है क्या होता है। हिंदुस्तान में देखो जी अब सब सेटिंग से होता है, फिल्मों में हम लोगों ने देखा होगा, जब हर चीज सेटिंग से होता है तो ये वाला जो कार्यक्रम है यहाँ सेटिंग ना कैसे हो, कैसे नहीं हो सकता। जिसकी जितनी बड़ी सेटिंग वो उतना बड़ा है। और ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सारे वकील सेटिंग से ही काम करते हैं, कहीं पुश्तैनी होते हैं जो खतरनाक, मतलब पढ़े लिखे महाबली जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं जिनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज होता है। तो ऐसे भी वकील है, ऐसा नहीं है। और वकीलों के जलवे ये बताऊं कि बड़े बड़े बाबाओं को अंदर करवा दिया, देखा ही होगा आपने, फिल्म भी आई है, बड़े बड़े नेताओं को भी अंदर करवा देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी अंदर करवा देते हैं। तो वकील मजाक नहीं है, मतलब कमाल की डिग्री होती है और कमाल का शार्प दिमाग होता है। और कहीं तो कुछ भी नहीं करना तो भैया लॉ कर ले, कई लोग तो भैया क्या अतरंगी लोग भी कहीं वकील बन जाते हैं, जिनके वो कुछ केस वेस होते हैं तो भैया उनको वकीली करनी है कि भैया कोई इन पे हाथ ना डाले जल्दी। और हमने तो देखा है भाई, तो ये सच है, कोई इससे छूट वाली बात नहीं है। और मैं तो वकीलों के लिए भैया शो किया हुआ है, तो मैं तो जानता हूँ रग रग। और मेरे घर में तो दो दो वकील बैठे, तो मैं तो रग रग जानता ही हूँ इन लोगों को। तो अब जब वकीलों की बात हो रही है
तो भाई हमारा कौवा बिरयानी से दिखने वाला जाट चौधरी पीछे कहाँ रहे। तो भाई बंदे ने कर लिया लॉ पास, और कैसे की ये तो वो जानता है, ये लॉ कॉलेज जानता है। नहीं समझ में आया तो भैया एक पेपर लीक वाला मेरा एक वो था, एपिसोड था, वो देख लेना। तो वो छोड़ते हैं, वो आप देख लेना किसने कैसे पास की। तो भाई चौधरी बन गया वकील। भाई कसम से कह रहा हूँ, जब वो ब्लैक कोट पहन के आया ना तो ऐसा लगा हैंगर के ऊपर ना किसने ऐसे कपड़ा सुखा दिया। अब विजय राज की समझ लीजिए बिल्कुल सुकड़ू सा, और उसमें ऐसे ऐसे चोंच वाले बाल, ऐसे ऐसे तेरे नाम जैसे वाले, और सुकड़ू सा, और चौधरी जाट। तो इस टाइप का वो पर्सनैलिटी है, लेकिन पर्सनैलिटी दमदार है, वो जाट है भैया। तो उस भाई साहब ने भी अपने घर के बाहर लिखवा दिया एडवोकेट SL चौधरी, और उसकी गाड़ी के ऊपर भी साइन आ गया एडवोकेट। तो भैया एडवोकेट के बारे में एक और बात बता दूं, इनके घरों के बाहर नंबर प्लेट मिल जाएगी, चाहे वो प्रैक्टिस करें ना करें, एडवोकेट SL बिस्ट, और उसकी गाड़ी पे लग जाएगा वो जो वकील का वो वकालत का जो साइन होता है वो आपको मिल जाएगा। भाई सब जलवे होते हैं, नो डाउट। तो भैया उसके अनुसार हमारे जाट ने भी किया, उसकी गाड़ी पे भी साइन आ गया, उसकी नंबर प्लेट भी एडवोकेट SL चौधरी की बन गई। तो भाई चौधरी को पहला केस मिला फैमिली का। फैमिली के बाद उसने एक चैम्बर खोला। भाई साहब उसको एक बंदा मिला, कह रहा वकील साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। तो चौधरी बोल रहा तेरी शादी होगी? अरे भैया शादी होगी तभी तो डिवोर्स चाहिए। कहते क्या होता है ना भाई, पूछना पड़ता है। तब तू बोल दे मेरी शादी होगी, और तेरी बीबी उठ के आ जाओ बोल दे मेरी इससे शादी ना हुई, तो फिर क्या होगा? जब शादी ना हो तो फिर डिवोर्स किस बात का? तो क्या अपने के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, वकील के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। और चौधरी का असूल है, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कई बार तो वो जजमेंट भी सुना दे। तो भाई तुझे डिवोर्स क्या को चाहिए? अच्छा एक चीज बता, तूने शादी क्यों की? कहा भैया बस मन था, शादी कर ली, अब लग चुके हैं। तो जाट बोला जी ठीक है जी, मैं भी सोच रहा हूँ कि तो ताई ताजी गर्लफ्रेंड बना के मैं भी शादी कर लूँ भैया, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ भैया शादी अच्छी चीज़ होती है। कहता भैया गर्लफ्रेंड रख लियो, शादी ना करियो। जाट बोला क्यों? कहते भैया गर्लफ्रेंड तो है कि तू आर पार कर सके, चेंज कर सके, लेफ्ट राइट हो सके, कभी रिलेटेड हो गए तो ब्रेकअप हो सके। लेकिन एक बार तेरा अगर ब्याह हो गया तो ये सोच ले, ये तिहाड़ जेल जैसी सजा है, ये तुझे बता दूं मैं आपको। मतलब ये ऐसी सजा है तुझे झेलनी पड़ेगी लाइफ टाइम। स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत मजा आवे है, एक दूसरे की दोनों एक दूसरे सुने लगे, उसके बाद तो भैया बीवी की सुनना पड़ेगी, सिर्फ वो बोलेगी तू सुनेगा। तो जब ठीक है ना, तो मैं 1-2 साल मजा करूंगा, उसके बाद डिवोर्स ले लूंगा। और इसमें तो कमाल की बात है, अपनी बीवी का केस भी खुद भी लड़ूंगा, मैं भी अपना केस खुद लड़ूंगा, घर का पैसा घर में रहेगा और घर का वकील काम में आएगा। क्या बोलता है? अच्छा ये बताओ तुम छोड़ो, तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए बताओ? तो बोलो जी मेरी जो बीवी है ना वो मेरे से 5-6 महीने से मेरे से बात ना कर रही है। जैसे गूंगी हो गए हैं, गूंगी होगी से? नहीं भाई गूंगी ना हो वैसे, नहीं 5-6 महीने से मेरे से बात ना करी, नाराज चल रही मेरे से। कहते अच्छा, कहता मुझे एक बता, तू सूखा नशा करके आया है या पी के आया है? एक तरफ मन ने बोल रहा है कि बीवी ब्याह के बाद बोलने ना देती, सिर्फ अपनी अपनी बोलती है, और एक तरफ तेरी बीवी इतनी सुशील बीवी मिली है 5-6 महीने से कुछ बोली नहीं, और तुझे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, ऐसी सुशील बीवी मार्केट में मिले ना, तू बहुत लकी है भाई। अगर ये मार्केट में खबर फैल गई कि इसकी बीवी 5-6 महीने से बोली ना इससे, तो मैं बता रहा हूँ तेरा जबरदस्ती डिवोर्स करवा के लोग तेरी बीवी से क्या कर लेंगे, तेरी लुगाई ना रहेगी, तेरी लुगाई उनकी लुगाई बन जाएगी। भैया ऐसी बीवी है मिलती कहाँ मार्केट में, और तुझे डिवोर्स चाहिए? खुद सोच भाई, मैं बता नहीं सकता, उसकी आंखों में आंसू आदमी के, उसके पैरों में पड़ गया, ऐसा हो गया जैसे उसके ज्ञान चक्षु जाट ने खोल दिए भाई। कमाल, डबल फीस दे के गया लौंडा, और चौधरी खुश। पहला केस कोर्ट के बाहर ही जीत गया वो, सोल एक फैमिली उसने बचा ली। और भाई आते हैं उसके दूसरे केस पे। तो क्या हो गया कि एक बार भाई डिवोर्स केस चल रहा था फैमिली कोर्ट के अंदर, तो एक केस और था, तो चौधरी लड़ रहा था, औरत की तरफ से चौधरी था और मर्द की तरफ से दूसरा वकील था। तो वो जो मर्द था, जो आदमी था, उसने बोला जी जज साहब मुझे अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए। चौधरी साहब बोले
हाँ भाई ये तो बता, डिवोर्स तुझे चाहिए क्यों? कोई तो रीजन होगा ना डिवोर्स का, ऐसे थोड़ी तो डिवोर्स दे देंगे। मतलब जज साहब को बताएगा तभी तो जज साहब फैसला बन देंगे। अब वो चुप। तो जज साहब ने बोला हाँ प्लीज टेल मी, आप प्लीज एक्सप्लेन मी, तभी मैं जजमेंट दूंगा। तो जज, अब वो उससे कुछ पहले बोले, हमारा जाट के अंदर का जाटक जाग दिया भैया। बोला जज साहब आर यू इंडियन? कहते यस। कहते सर इंडिया इंडियन नेशनल लैंग्वेज? कहते हैं हिंदी। सर डू यू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल एंड यू कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल? कहते यस सर। कहते हैं वाई अंग्रेजी सर? स्पीक इन हिंदी। भाई ये पहला जाट था जो हरियाणवी में केस लड़ रहा था और हमारे जज को हिंदी में बोलने पे उसने मजबूर कर दिया। तो भैया इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो भैया जज साहब ने बोला हाँ बोलिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी समस्या बताइए, तभी मैं अपना जो जजमेंट है दे पाऊंगा। क्यों जरा हिंदी में जरा बोला। हाँ बोलिए भाई। तो वो आदमी जरा सोच समझ के बोला कि देखो जी मेरे से ना बर्तन बहुत मंजवाती है, घर के काम बहुत करवाती है, और काम भी कर दो तो ताने बहुत मारती है कि ये, और तुमने ढंग से बर्तन साफ नहीं किया, तुमने ढंग से सफाई नहीं की। तो वो बोला, हमारा जाट बोला इसमें क्या बड़ी बात है भाई, माई बीबी रूल्स का जो न्यूमेरिक नंबर है वो 1 है, सूर्य का रूल करती है, वो बॉर्न लीडर है, तो वो हुक्म ना चलाएगी तो तू हुक्म चलाएगा क्या है? बस साहब ये जनाब ये ओपन शट केस है, मेरी जो क्लाइंट है वो सन रूल करता है, वो 1 नंबर है, वो बॉर्न लीडर है, वो तो हुक्म चलाएगी। तो जैसा बोलता आप चुप रहिए, अच्छा ये बताइए आपकी बीबी क्या करती है? कहते अब मेरी बीबी तो बैठ के बस हुक्म चलाती है और कुछ नहीं, कोई काम वाम नहीं करती। तो जब सब बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो बर्तन धोना, घर का काम करना ना एक आर्ट है। तो मुझसे देखो, और ज्यादा तुम्हें लगता है थोड़ा गर्म पानी ले लो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का टिकिया ले लो, सर्फ ले लो बर्तन धोने का, उसको अच्छे से साफ करो और घर का काम कर रहे हो भैया, इससे क्या बॉडी भी अच्छी रहती है, फैमिली भी खुश रहती है, और कौन सा पड़ोसी का काम कर रहे हो भाई? मुझे देखो जब से शादी हुई तब से घर का काम कर रहा हूँ भाई, मजाल है मेरी बीवी मेरे काम में इतना सा भी नुक्स निकाल भाई साहब। इधर सलाम ठोका जज को जाट में, जनाब भाई जब जनाब हमारे कर रहे हैं उफ तक नहीं करते, तारीफ कर रहे हैं, तो तेरी क्या वो आता है? और उसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरी वाली आएगी वो तेरे से घर का काम ना करवाएगी? सोच। और वो तो शायर ने किसी ने बोला ही है कि किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को अच्छी बीवी और किसी को अच्छा पति नहीं मिलता। तो भैया ये ओपन है शट केस, भैया केस जीत गया लौंडा और सलाम ठोक के आया जज साहब को। तो ये तो भाई साहब थे इसके केस। अब इसकी चर्चा बड़ी होगी। अब इसने बड़ा खुश है कि छावड़ा आज मन्नत मेरी तरफ से पार्टी, भैया इसने मुझे बुला लिया पार्टी के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब सक्सेस आती है ना इंसान की नज़र में, जब सक्सेस तो आदमी का जो वकील का दिमाग देखो कैसे चलता है। भाई हम लोगों ने पार्टी वार्टी की अच्छे से, फटे तक दारू पी। अब आपको पता है जब 2 बेवड़े मिल जाते हैं और दारू वारू पीते हैं तो हर बेवड़ा यही बोलता है शराबी, आज ड्राइव तेरा भाई करेगा। तो वही चौधरी ने बोला आज ड्राइव तेरा भाई करेगा। अब वो ड्राइव तो कर रहा था, फट मेरी नहीं थी, चला किसी को ठोक ना दे, पुलिस पकड़ ना ले, भैया चेकिंग वेकिंग भी चल रही है, ऊपर से इसने ब्लैक कोट भी नहीं पहना। मैं आपको ये वाक्य इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वकीलों का दिमाग कितना तेज चलता। तो भैया दारू पी हुई थी, बातें कर रहे थे, तो बता रहा था कि यार कैसे कैसे लोग हैं यार। सोचो एक बीबी अपना सब कुछ घर छोड़ बाहर के इधर आती है, आपका घर को अपनाती है, अगर वो थोड़ा सा काम करवा भी रही है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, और तुम्हें चाहिए तुम्हारी बीवी हमेशा काम करती रहे। सोचो मतलब कोई बात है? जज साहब को देखो यार, कितने सालों से काम कर रहे हैं घर का, उफ तक नहीं किया। कोई सोच सकता जज अपने घर का काम? सोचो। और यहाँ देखो साला लोग पीछे पड़े हुए हैं, ज्यादा बोले तो डिवोर्स चाहिए, कम बोले बीबी तो डिवोर्स चाहिए, कम ना बोले तो डिवोर्स चाहिए। यहाँ साला कोई एक मिल के ना दे दी, मतलब इमोशन की कदर ही नहीं है यार। मतलब कमाल हो गया यार, मतलब हाथ से कब तक काम चलाएंगे यार। मतलब इमोशनल हो रहा था बंदा, मतलब जाट पूरा इमोशनल। अब भाई हम आगे जा रहे हैं, मुझे दिखी पुलिस चेकिंग कर रही है। अब चेकिंग कर रही है तो भाई मैंने बोला अरे जाट आगे पुलिस, तो कह रहे के हो या पुलिस ही है ना, भूत थोड़ी है, क्यों है पुलिस चेकिंग कर रही है। तो कह रहे पुलिस चेकिंग ही करती है बे, और क्या कर रही है पुलिस का काम है चेकिंग करना। कह तूने पी हुई है? कह मैंने पी है ना, तुमने भी तो पी हुई है। अब उसको समझ ना आए, अभी अपनी गाड़ी
अपने 2 गाड़ियां हमारे आगे थी और पीछे गाड़ी, थर्ड गाड़ी अपनी थी। तो जाट ने आगे देखा, स्माइल किया, कहता छाबड़ा तू पीछे वाली सीट पे आके बैठ जा। मैंने दरवाजा खोला, मैं पीछे सीट पे आके बैठ गया। जाट ने भी पीछे सीट आगे खोल दी। अभी आगे की 2 गाड़ी चेकिंग होकर चली गई, अब तीसरी गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है। अब हवलदार ने देखा, भैया आगे गाड़ी इशारा किया, इधर लेके आओ। अब भैया अपन दोनों पीछे बैठे। अब भैया गाड़ी कौन चलाए? हवलदार आया, कहते हाँ जी, गाड़ी क्यों ना आगे ले? कहते क्या करे साहब, ये हमारा ड्राइवर था, ड्राइव करके इधर लेके आ रहा था, आपको देखा, शायद इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, छोड़ के भाग गया एकदम। तो कहते आप ड्राइव करो। कहते सर वैसे तो ड्राइव करनी नहीं आती है मुझे, अगर आती होती ना, लेकिन मैं कानून का बहुत पालन करता हूँ कानून को, इस हालत में मैं ड्राइव नहीं करता, अगर आती भी होती। कहते किस हालत में? कहते सर थोड़ी चढ़ाई हुई है, पार्टी से आ रहे हैं। अब सोचिए, अपन कानून को तो मानने वाले लोग ना, सोचिए अपन पिए हुए आदमी को तो वैसे थोड़ी ड्राइविंग करनी चाहिए, अच्छा थोड़ी लगता है, मतलब कहीं ठोक दें तो। मैं तो आपको बता नहीं सकता जो उसने बोला सच्चाई के साथ में। भाई साहब हवलदार हमारा ड्राइवर बन के हम दोनों को घर तक छोड़ के गया। तो ये है भैया वकील, मतलब इससे टकराना मतलब बड़ों की हाजिर जवाब खतरनाक। और आ जाए तो भैया किसी को भी लेके डूब जाए, और बना दे तो किसी को भी बना दे। तो ये है वकील हमारे हिंदुस्तान के। और आशा करता हूँ ये काले कोट वाले वकील जय हो हमेशा, और आप इनसे कभी मत टकराइए, इनका काम लेते रहिए और इनका भी बिजनेस आगे बढ़ाइए, और बहुत समझदार लोग होते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये वकीलों की लाफ्टर राइड अच्छी लगी होगी, और वकीलों का हम सम्मान करते हैं। और भैया कोई केस वेस ना कर दियो, ये तो मजाक कर रहा था मैं, ठीक है भाई। तो ये रही हंसी की बात। तो चलिए अभी मिलते हैं आज के नए टैलेंट से और उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और मिलते हैं एक नए टैलेंटेड बंदे से, एक ऐसा एक्टर जिसने सीरियल्स में, फिल्म्स में, एड्स में, थिएटर में एक अपनी एक अलग पहचान तो बनाई, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने जो उसकी अंदर कला थी, उसने टीचिंग के माध्यम से वो ऐसे हुनर, ऐसे लड़के लड़कियों को सिखाई जो आज सीरियल्स, फिल्म्स में टॉप स्टार्स हैं। तो मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है, अतुल माथुर एक्टिंग क्लासेस के ओनर अतुल माथुर जी, आइए उनसे एक बार मुलाकात करते हैं। कैसे अतुल जी? बहुत बढ़िया। आप कैसे शो में? बस फर्स्ट क्लास। स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है? मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक भाई इंटरव्यू ले रहा है। थैंक यू सो मच। ये इनका मजाक की आदत है। और मैं बताऊं कि मेरी पहली फिल्म जो डेब्यू फिल्म थी लकी कबूतर, मैं बता नहीं सकता कि इन्होंने मेरी कितनी हेल्प की थी। एक कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने ज्वेलर का, तो तब से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, क्योंकि इनके बड़े भाई जो हैं आलोक माथुर प्यारो जो उस फिल्म के थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था हमें, तब हमारी पहली मुलाकात। जी। तो आज ये बुलंदियों पे हैं, तो मैं कहा चलो आज इनसे कुछ बात की जाए। अच्छा अतुल भाई, ये बताइए ना, आप बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे फादर रेडियो में थे, अच्छा, भारती में, हवा महल वगैरह, ही यूज्ड टू राइट एंड ही वाज अ प्रोड्यूसर। ये नहीं मालूम मुझे, ये नई चीज है भाई, ये नई चीज है, ये नहीं मुझे मालूम था। या एक टाइम था जब सिर्फ रेडियो रूल करता था इंडस्ट्री में, तो उन दिनों मेरे फादर लिखते थे। अच्छा। और डायरेक्ट भी करते थे, तो रेडियो प्लेस वगैरह बहुत डायरेक्टर थे। हवा महल बहुत मशहूर था, तो ही यूज्ड टू डायरेक्ट, एंड जयमाला आता था संडे को। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड वो मीडिया वाला ही रहा शुरू से? क्रिएटिव रहा है। अच्छा, क्रिएटिव रहा है। जी, क्रिएटिव रहा है। तो फिर ये एजुकेशन सब दिल्ली में भी?
नहीं, मेरी एजुकेशन फिर बॉम्बे में हुई, क्योंकि वो रिटायरमेंट से पहले अलग अलग जगह क्योंकि ट्रांसफर होते थे ना, तो कभी जयपुर थे, कभी बॉम्बे थे। बॉम्बे में आने के बाद उनकी जो रिटायरमेंट तक वो बॉम्बे में रहे। तो मेरी एजुकेशन शुरुआत दिल्ली से हुई, फिर उसके बाद बॉम्बे में आ गया। शुरुआत बॉम्बे से ही बेसिकली कह सकते हो, स्कूलिंग बॉम्बे हुई है, कॉलेज भी बॉम्बे। तो फिर ये एक्टिंग वाला सफर कैसे स्टार्ट हुआ मतलब? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पापा तो क्रिएटिव, बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा वाले आदमी, लिखने वाले आदमी, और आप फ्रंट में आने वाले आदमी। वही नहीं है, उसके अलावा मेरे सबसे बड़े भाई तरुण माथुर टीवी सेंटर में थे, दूरदर्शन में। अच्छा। फिर आलोक भी राइटिंग करते थे। मैं अकेला बंदा था जो इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा, आपको राइटिंग नहीं करना था? राइटिंग क्या, मुझे एक्टिंग भी नहीं करनी थी। अच्छा। हाँ, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है, मैंने इंजीनियरिंग की, मुझे इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा इंटरेस्ट था, हाउ टू ये वर्क कैसे करते हैं, इंजीनियरिंग दिमाग था। तो इंजीनियरिंग में तो मैं इंजीनियरिंग की, और प्रॉपर मैं इंजीनियर था, जॉब की मैंने। आप इंजीनियर हो? जी भाई, ये भी शॉकिंग है, मुझे नहीं मालूम। पूरी एक फिल्म की है इन्होंने मेरे साथ में, मुझे नहीं मालूम ये बंदा इंजीनियर। तो फिर एक्टिंग में मतलब कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा कमाल का है, बिकॉज सबसे पहले मुझे लगा था घर पे आते थे, काफी एक्टर आते थे, घर पे आते जाते थे, मीडिया है, तो आई वाज नॉट वेरी, वो उतना ग्लैमरस नहीं था मैं। अच्छा। क्योंकि घर पे एक्टर वगैरह आ रहे हैं, तो ग्लैमर का तो कुछ चक्कर नहीं था फिर। हाँ, लेकिन मैं धीरे धीरे जब इंजीनियरिंग की, वो तो आपको बता दूं, कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं ये सोच के कि इंजीनियर का ठप्पा लगेगा, बहुत ही सूखी लाइनें, क्रिएटिव बैकग्राउंड वालों के लिए। तो उसके जब मैंने जॉब की, तो फिर एक दिन सडन मैंने डिसाइड किया ये क्या हो रहा है। मैं सवेरे जाता हूँ, दोपहर को डब्बा खाता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर सवेरे जाता हूँ ऑफिस में। तो जो मुंबई में कर रहे थे? मुंबई में कर रहे थे। अच्छा, मुंबई में करते हैं। दिल्ली में भी की मैंने इंजीनियरिंग की जॉब। ओके। तो पर जब एक बार मैंने वापस आया, मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है। हाँ। तो कॉलेज के टाइम से थोड़ा सा मेरा रुझान हो गया था, मैं मिमिक्री करता था, गाने गाता था, प्राइजेस जीते मैंने। बट वो एक टाइम पास था, मजा आता है। ठीक है। बट मैंने महसूस किया कि मैं काफी अच्छा करता हूँ। जो भी एप्रिसिएशन मिली, कुछ प्राइजेस वगैरह मिले कॉलेज में, तो मुझे लगा अच्छा है। उसके कंपैरिजन में जब मैंने जॉब की, वो बहुत ही सुखी सी थी। ओके। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे जिंदगी में नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। ओके। सो फिर मैं क्रिएटिव लाइन में आया। बट क्रिएटिव लाइन में आने से पहले मैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा लड़का था, समझदार था, तो मैं जानता था मुझे सीखना चाहिए। ओके। तो मैंने पहले क्लासेस ज्वाइन की, मतलब एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की? बिल्कुल, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर किसके अंडर किया? मैं अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम। दिनेश ठाकुर जी, मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे आने वाला था। अंक ग्रुप है दिनेश ठाकुर जी का, वहाँ काम करते हुए मुझे 30 साल हो चुके। 30 साल हो गए, और मतलब वो एक ही थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, वहीं आज तक स्टिक? जी बिल्कुल। कमाल की बात है। तो जब एक्टिंग आपने सोचा घर में, और जो एक जॉब छोड़ के जब आता था, पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन होता है, यार अच्छा खासी कमाई है, तू छोड़ रहा है, उन लोगों ने स्ट्रगल भी देखा है, और गवर्नमेंट जॉब है उन लोगों को, तो मतलब किसी का कुछ ऑब्जेक्शन या फैमिली सपोर्ट था? ऐसा कुछ हुआ बवाल घर में, या कुछ सपोर्ट था, क्या था? क्या है, पहले तो गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में किया, यहाँ का प्राइवेट जॉब थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था करने में, ऐसा नहीं करने में मजा नहीं आ रहा था, पर क्या है, मे भी क्रिएटिव लोगों की आदत होती है कि हम लोग एक रूटीन में नहीं बन सकते। अगर आपसे कहा जाए 10 बजे उठो, 12 बजे खाना खाओ, 4 बजे चाय पियो, हम नहीं कर सकते। शायद वो क्रिएटिव बैकग्राउंड की वजह से, या डीएनए में क्रिएटिव था मैं, तो वो रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा। Otherwise, I was very good at my job. तो फैमिली सपोर्ट मिला? ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट, वैसे तो मतलब गुस्सा नहीं हुआ? डैडी तब तक रहे नहीं थे। अच्छा। कमाल की बात यह है कि जब मैं क्रिएटिव लाइन में आया, मेरे डैड ने मुझे सिर्फ इंजीनियर की तरह देखा। जब वो नहीं रहे, उसके बाद में इस लाइन में आया। ओके। तो क्योंकि बाकी सब खुद ही क्रिएटिव लाइन में थे, भाई लोगों ने, वो तो उन्होंने फिर तो वो तो मना कर नहीं सकते थे। एक सवाल उनका आया कि इस उम्र में जब लोग बाग सेटल होने की सोचते हैं, तो लाइन चेंज करने की सोच रहा है। वो जेन्युइन सवाल था। डेफिनेटली। बट मेरा कहना यह था कि मैं खुश नहीं हूँ जॉब करके। अच्छा। जब मैं घर आता हूँ तो मैं स्माइल नहीं करता। यहाँ मैं एक शॉट दे के भी आता हूँ ना घर में, स्माइल करता हुआ बैठता हूँ। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, माय स्माइल, या वो जो मैं कुछ रुपए लाता हूँ खराब फेस के साथ, स्माइल के साथ बोलता हूँ कम पैसे हैं। तो ऑब्वियसली मेरी मदर ने तो वही चूज किया जो मैं चूज करूँगा। डेफिनेटली। माँ तो बच्चा प्यारा होता है, और आप वैसे ही छोटे हैं घर में। जी, छोटे तो वैसे ही लाडले होते हैं, क्योंकि मैं भी छोटा हूँ। तो फिर सफर कैसा रहा? मतलब थिएटर आप करते रहे, और फिर कमर्शियल सिनेमा, मतलब फिल्म सीरियल्स में कैसे घुसे फिर? क्योंकि थिएटर वाले जल्दी आते ही नहीं है, मतलब उनको थिएटर पसंद होता है बहुत ज्यादा। वो पसंद क्या होता है, जब आप किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आसपास दिखना बंद हो जाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे पता है उनका क्या। हाँ, शुरुआत आपकी यही होती है कि मैं फिल्म करनी थी, मैं कहा ये सब नहीं करना मुझे, तो थिएटर तो ऐसे ही कर रहा हूँ जब तक नहीं मिल रहा काम, लेकिन थिएटर का अपना अट्रैक्शन है। एक नशा। तो जब थिएटर शुरू किया, दिमाग में तो था मुझे ये सब करना है,
है, क्योंकि पैसा तो यहीं से आना था। थिएटर में तो इतना था नहीं ना, अभी भी नहीं होता उतना, क्योंकि वो क्रिएटिविटी के लिए करते हैं, सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए मैं नहीं मानता। नहीं सर, एक मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। हम लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि थिएटर सीखेंगे उसके बाद फिल्मों में आ जाएंगे। थिएटर अपने आप में एक मीडियम है, एक अपना मीडियम, वो खत्म हो जाता है। ओके, उसका कल्चर अलग है, ओके, फिल्मों का कल्चर अलग है, टीवी का कल्चर अलग है। मेरा एक क्वेश्चन आने वाला था। जी मैं सारे जवाब दे रहा कि भैया ये थिएटर, फिल्म और सीरियल, हाँ ये तीनों की एक्टिंग में क्या फर्क है? और चौथा भी है रेडियो, जो अब इतना नहीं रहा, लेकिन अभी भी है रेडियो, जो कि मैं आप देखिए ना, वॉइस मॉड्यूलेशन दुनिया भर का होता है। हाँ, पर उसमें जब रेडियो में आप बिना उसके कर ही नहीं सकते एक्सप्रेशंस के। दूसरी बात क्या, रेडियो में आपको वॉइस से विजुअल्स बनाने होते हैं जो लोगों को दिखाई दें। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी में आपको शाम तक एक एपिसोड देना होता है, तो आपकी एक्टिंग स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। लुक हो आपका कैरेक्टर जैसा, और आपको याद हो जाए जल्दी। फिल्म्स में बिल्कुल, वो तो हिस्ट्री में जाने वाली है, लार्जर देन लाइफ मामला है। तो वो लोग तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो टाइम भी देते हैं। पर अब थोड़ा चेंज हो गया फिल्मों में भी, कि थोड़ा फाइनेंशियल का लफड़ा हो गया। आप मान सकते हैं कि एक, क्योंकि बिजनेस ज्यादा हो गया है उसके अंदर, तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट करनी होती है। सो यू शुड बी ट्रेन्ड एक्टर एंड यू शुड बी रेडी टू डू इट। थिएटर में दे गिव यू लॉट ऑफ टाइम, बट रिहर्सल बहुत करते हो, रिहर्सल बहुत होती है। बट एक अच्छी बात होती है, जब भी आपको कोई शो होता है ना, वो आप पे प्रेशर इसलिए नहीं होता, खाली प्रेशर उस शो का होता है। शो के बाद कोई हिस्ट्री नहीं होती, आपने खराब किया, अच्छा किया। और दूसरा ये भी है कि थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता। एक बार प्ले स्टार्ट हो गया तो फिर आपको वन टेक करना है। फिल्म में आप रीटेक दे सकते हो, सीरीज में आप रीटेक देख सकते हो, एड में रीटेक देख सकते हो। इवन आप अगर रेडियो में लाइव नहीं हो, हाँ, तो आप रिकॉर्ड में आप रिटेक्स कर सकते हो, जो मतलब एडिट करके कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, फिल्म में जो नुकसान है वो थिएटर में नहीं है। हाँ, फिल्म में बेटर होने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने जो कर दिया हिस्ट्री में चला गया। अब आप 15 साल बाद देखोगे, कहोगे कितना बुरा एक्टर था मैं। है ना? लेकिन थिएटर में आपको हर मौका मिलता है, हर शो के साथ एक मौका मिलता है। अच्छा, हर नया शो जो है नया मौका। आपने देखो फिल्म्स में भी काम किया है, आपने सीरियल्स में भी किया है, आपने थिएटर में भी किया है, और रेडियो में भी किया है। रेडियो में आई स्टार्टेड विद द सर। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी महबूबा क्या है? एक्टिंग। नहीं, एक्टिंग महबूबा है, तीनों में एक्टर, बट चारों में मेन महबूबा। आप भूखे होते तो ये क्या पसंद करते हो? 5 स्टार में खाना, घर में खाना, कहीं भी मिले, कहीं भी मिले, कहीं मिले। सो माय, क्योंकि क्या, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपने थिएटर से अपनी लाइफ स्टार्ट, जी ठीक है, फिर आप सीरियल्स, कमर्शियल सिनेमा में आ गए, उसके बाद आप फिर रेडियो भी आप साथ में करते हो। एक फर्स्ट लव होता है ना, कि आदमी कभी नहीं भूलता, और अभी भी आप थिएटर कर रहे हो, और मैंने प्ले देखे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं कह सकता हूँ मेरा फर्स्ट लव थिएटर है, या फिल्म है, या सीरियल है, पर बेसिकली मैंने ये जाना है, जो कि मैं इस्तेमाल भी करता हूँ क्लासेस में भी, कि व्हाई यू वांट टू एक्ट। ओके, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। ओके, जब मैं एक्ट करता हूँ, किसी कैरेक्टर को प्ले करता हूँ, आई फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ओके, बी इट ऑन थिएटर, वो कोई भी मीडियम, हाँ, फिर थिएटर में कर रहा हूँ, कोई मीडियम, चाहे कैमरे के आगे अपनी तारीफ कर दी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। थिएटर में पब्लिक ने तालियां बजा दी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। टीवी सीरियल में जब मुझे लास्ट में बुलाया गया, क्यों? क्योंकि तू वन टेक एक्टर है, जल्दी करवा दिया, मैंने खत्म कर दिया, टाइम बाउंड, तो उसमें उन्होंने तारीफ कर दी, तो मैं तो तीनों का सक्सेस हूँ। तो इसलिए मैं एक्टिंग को बोल रहा हूँ। अच्छा, डेफिनेटली बहुत डिप्लोमेट क्वेश्चन है, पतली गली से निकल गए। अच्छा भाई, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो बोर्ड लगा हुआ है अतुल माथुर एक्टिंग क्लासेस, ये एक्टिंग कोच भी हैं। तो अब मैं उसके ऊपर आता हूं कि ये एक्टिंग कोच बनने का मतलब कैसे सूझा? एक्टर हो, खुद ही एक्टर हो यार, मतलब एक्टिंग कैसे सिखाऊं? मतलब एक होता है ना यार, मैं तो अपने करियर पे ध्यान दूंगा, क्या को दूसरे को सिखाऊं। ये लाइन बहुत अच्छी बोली कि यार मैंने इतनी मुश्किल से सीखा है, मैं अब जाके समझाऊं चीजों को, तो मैं वो आर्ट किसी और को क्यों दे दूं? हाँ, तो वो कैसे, मतलब कैसे दिमाग में आया कि एक्टिंग क्लासेस चालू करूं? हुआ ये कि जब थिएटर हम करते थे ना, तो कई बार होता है कि हमारे गुरुजी दिनेश ठाकुर जी, अब तो नहीं रहे वो, तो वो जब रिहर्सल कर रहे थे, कई बार कुछ लोग चेंज हो जाते हैं, पुराने एक्टर है नहीं, तो किसी नए को चांस देना है। इधर रिहर्सल चल रही है और एक कैरेक्टर है जिसको तैयार भी करना है, तो वो कहते थे इसको तू तैयार कर। अच्छा, इसको मैं नहीं तैयार करूँ, मैं बाकी लोगों को तैयार करूँ, तू ये तैयार कर। तो जब मैं तैयार करने गया, ये एक बार नहीं हुआ, कम से कम 4-5 अलग-अलग एक्टर्स के साथ हुआ। मैंने तैयार किया तो बहुत जल्दी नहीं समझ में आ गया। वो कहने लगे यार, जब अंदर समझ रहे थे समझ में नहीं आया, तूने समझा, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। जब जाके उन्होंने परफॉर्म किया, तो हमारे गुरुजी को भी लगा ये तो बहुत सही तो कर रहे तुम, अभी क्यों समझ पा रहे थे? तो मुझे समझ में आया कि शायद मैं समझाना मेरे लिए आसान, समझा पा रहे हो।
क्योंकि इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं तो इंजीनियर था, सो मैं लॉजिक बहुत चलता है। Okay. तो जब मैं सीख रहा था तो हर जगह लॉजिक लगा, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैंने क्लासेस में सीखा, मैंने थिएटर में सीखा, मैं नर्वस भी हुआ हूँ, मैं ब्लैंक भी हुआ हूँ, और मैंने सब चीजों ऑब्स्टिकल को तोड़ा है। ओके, जब कोई नया लड़का आता है तो उसके लिए वो अननोन एरिया जो होता है वो उसे डराता है, बिल्कुल बिल्कुल फियर ऑफ अननोन। बिल्कुल, 100%। मेरे लिए वो नोन है, तो मैं क्यों ना उन्हें इंट्रोड्यूस करके उनकी स्पीड बढ़ा दूं। ओके, अगर मैं 30 साल में जो मैंने किया, अगर किसी को 3 महीने में अगर उसका एक अंश भी दिखा दूं, तो उसके लिए काफी आसान नहीं हो जाएगा। ये नई जगह पे आप गए, आप अपने आप एक्सप्लोर कीजिए, या शम्मी भाई बोले चलो मैं दिखाता हूँ, ये इस ट्रेन को पकड़ो, यहाँ से आ सकते हो, टैक्सी पकड़ो, इतने रुपए लगेंगे। अगर गाइडलाइन दे दी जाए हाँ हाँ हाँ, तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। उसके अलावा जो इमोशनल चीजें हैं, कैसे मैंने पकड़ी, कई चीजें हमें नहीं आती। थिएटर में तो आप जानते होंगे बहुत कम टाइम मिलता है हमें तैयार करने का। भाई अभी एक शो है, इफ यू गो इनटू द कैरेक्टर तो दूसरा शो कैसे करोगे, क्योंकि आप तो कैरेक्टर के एंड में पहुंच गए, फिर आपको शुरू से करना है। सो अंदर जाना बाहर आना इजी टेक्निक। ये पर्सनल क्लासेस कब से स्टार्ट की, कितना टाइम हो गया? अब मेरे को 10 साल हो गए कम से कम। तो आपके कुछ नामी ग्रामी सिखाए हुए स्टूडेंट्स आज के टाइम में स्टार सुपरस्टार्स हैं, तो कुछ नाम बता देंगे? मैं तो खैर जैसे मैं बता देता हूँ, आप ये शर्माएंगे। अर्जुन कपूर है, वरुण धवन है, विकी कौशल है, इजाज है। इजाज मेरी फिल्म में भी था। और अभी लेटेस्ट हमारे जो है वो ताहा शाह हैं, जो हीरा मंडी में हीरो हैं। और कितने ही वैसे स्टूडेंट्स हैं जो इनके सीरियल्स में और फिल्म्स में अच्छा काम कर रहे थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, कुछ भी अच्छा लेवल पे कर रहे हैं। और जब मैं इनका इंटरव्यू लेने आया तो 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख रहे थे, तो मैं फिर ऑब्जर्व कर रहा था इनको कि कैसे सिखाते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड टीचर को मैंने इनके साथ मेरी डेब्यू फिल्म में जो एज ए डायरेक्टर था, तो मुझे इनको डायरेक्ट करने का मजा आया था। 1 टेक वाले सच में हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो खुद को एक्टिंग करने में और सिखाने में डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट वर्ड इसलिए यूज नहीं करूंगा, जब मैं खुद एक्टिंग करता हूं तो मैं स्टूडेंट बन जाता हूं। ओके, अगर आप मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि अपना, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ चीज को समझने में आएगा। ओके, मतलब अगर आप डायरेक्टर का थोड़ा प्रोसेस पकड़ते बिल्कुल, हो और वो उस कैरेक्टर को पकड़ते हो, क्योंकि वो डायरेक्टर की ही लाइन है। हाँ हाँ, अगर आपने कुछ कंसीव किया, आपने एक कैरेक्टर बनाया है, तो मुझे उसमें जाना है। तो मैं अपना दिमाग में खाली आपकी हेल्प के लिए पूछूंगा, ये ट्राई कर लूं, ये ट्राई कर लूं, सो दैट आई कैन हेल्प। पर यहाँ जब मैं सिखाता हूँ तो इनको मैं एक्चुअली, मैं कहूंगा तो मैंने ये सिखाता हूँ कि डायरेक्टर से कैसे सीखने जल्दी। ओके, तो डायरेक्टर जब बोलता है, एक्टर बन जाओ। हाँ, डायरेक्टर जब बोलता है तो उसका मतलब क्या है वो समझ जाओ। और बाकी तो बेसिकली हम बाकी चीजों पे, मॉड्यूलेशन पे, इमोशन पे काम करते ही हैं। उससे ज्यादा काम ये होता है, क्योंकि ये देखिए हर क्लास ये सब सिखा रही है। डिक्शन हर कोई सिखा रहा है, मॉड्यूलेशन हर कोई सिखा रहा है, इमोशन हर कोई सिखा रहा है, सब चीज सिखा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपके सामने एक नया आदमी अपना कॉन्सेप्ट लेके आता है, वो जो चाह रहा है वो कैसे समझना है, मैं वो सिखाता हूँ बेसिकली। तो इसलिए वो पर्सनल क्लास हुई। ओके, मतलब आप जो एक्सपीरियंस से मिलता है, जो आपको एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल, जो बेसिकली एक्टर को कह लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब शूट करते हैं। बिल्कुल, मैंने कितने ही आर्टिस्ट को देखा है, ऑडिशन लिया है, उनका ऑडिशन अच्छा होता है, जब सेट पे जाते हैं तो नहीं वाले नहीं बोल पाते हैं, और तो आप उनको वो एक्सपीरियंस देते हैं। कम्युनिकेशन डायरेक्टर से कैसे करना है वो भी सिखाना है। हाँ, जब वो क्या, कई बार ये लोग सोच के आते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं। हाँ, वो बनाएगा हमें डायरेक्टर, और डायरेक्टर सोचता है ये बड़ी अच्छा एक्टर है, ये मेरी फिल्म हिट करा देंगे। अब दोनों ही अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बने काम कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है डायरेक्टर से, आपने कुछ समझाया और मैं समझ गया, तो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स में दे देता हूँ उन्हें। अच्छा, कुछ सोशल वर्क भी सुना है मैंने, इसी एक्टिंग से रिलेटेड कुछ करते रहते हो, क्या है भाई वो? मैं सोशल वर्क नहीं कहूंगा बेसिकली, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास का लड़का हूँ, वहां से आया हूँ, और मैंने अपने फादर को देखा है लोगों की मदद करते हुए। ही यूज्ड टू हेल्प पीपल। जैसे किसी के पास उन दिनों क्या होता था, एक्टर आते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे डैड बोलते थे काम कर, रेडियो में आजा, मैं एक प्ले करता हूँ, पैसे ले ले। तो ही यूज्ड टू हेल्प दैट वे। सो वो कंटिन्यू करते हुए मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझे बहुत टैलेंटेड आदमी को मिलता है, लड़का लगता है मुझे कि पैसे नहीं दे पा रहा है, वो हिचक रहा है बताने में कि नहीं है, तो मैं कहता हूँ तू आ जा, बाद में देख लेंगे। और अगर मुझे लगता है कि पैशन इतना ज्यादा है कि वो आ रहा है, और मैं उसको मना नहीं करता कि मत दे, पर मुझे लगता है दम लगा रहा है देने के लिए, तो इसका मतलब उसका दिल तो है। फिर मैं कहता हूँ रहने दे, आ जा तू। मतलब वो एक इनडायरेक्ट वे में उसको ये नहीं फील होने देता मैं कि उसने नहीं दिया, क्योंकि आप कहो फ्री में गलत, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बिल्कुल, कितना कर सकता है, जो करना कर दे, तू आता रहे। मुझे भी अच्छा एक्टर चाहिए सर। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इंडस्ट्री को कुछ ऐसे लड़के लड़कियां दे रहे हो जो फाइनेंशियल साउंड नहीं है, बट उनको एक्टिंग करने की, एक्टिंग की भूख है। हाँ, तो आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उनकी वजह से इंडस्ट्री को फायदा होगा। डेफिनेटली फायदा होगा। तो एक तरह से इंडस्ट्री का फायदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सोशल वर्क कर रहे हैं, भाई मुझे भी सिखा दें। तो और क्या एक्टिंग के अलावा और क्या शौक है?
एक्टिंग के डायरेक्टर बनने का शौक या राइटिंग का कभी सोचा? हाँ मेरे को है, पर मैं बहुत आलसी राइटर हूँ। हाँ हाँ मेरे पास कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, मैं लिख नहीं पाता। ओके मैं लिखने बैठता हूँ थक जाता हूँ। यहाँ बहुत कुछ है पर पेपर पे कुछ नहीं है। ओके तो वो मैंने कुछ लिखे, पॉइंटर लिख लिए। ओके पर जैसे आप लोग बैठ जाते हो ना लाइट जलाई लिख रहे हैं, वो सब मुझसे नहीं होता कि हर एक अपना स्टाइल, हाँ अपना प्रोसेस है। हाँ डायरेक्शन की जहां तक बात है, मैंने डायरेक्ट किया प्ले, रिव्यू का मदरसा नाम का, हमारे थिएटर में ही मैंने किया है। तो ठीक, प्ले तो मैंने देखा आपका डायरेक्शन का। मैं अब ये बोल रहा हूँ कि कमर्शियल सिनेमा मतलब फिल्म या कभी एड, कभी सीरियल करने का सोचा? बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा सामने से ऑफर आता है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो एवरीबॉडी विल थिंक मैं ही फाइनेंस करूं, वो सब मैं करना नहीं है मुझे। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई टेल यू आई एम अ वेरी गुड डायरेक्टर। आप आगे मैं एक्टिंग करूंगा, आपको डायरेक्ट करना। मैं तो एक्चुअली आपके साथ असिस्ट करके करना चाह रहा था। मैं अच्छा, ये तो चलिए मजाक वाली बात होगी। ऑल द बेस्ट भैया फॉर डायरेक्शन, क्योंकि इनके भाई भी डायरेक्ट करने वाले हैं कुछ ना कुछ, वो उनकी स्क्रिप्ट रेडी है। तो आज अच्छा एक चीज और बताइए, आजकल की जनरेशन जो एक्टिंग कर रही है, आप फिल्म्स देखते हैं और एज ए एक्टर भी और आप एज ए टीचर भी हैं एक्टिंग के, तो आपको देखता होगा यार ये आदमी अभी एंटरटेनमेंट नजर से नहीं देखता सिनेमा, जब आदमी क्रिएटिव फील्ड में होता है तो यार एक्टिंग की नजर से या डायरेक्शन, हम लोग डायरेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओवरऑल देखनी पड़ती है। आज के टाइम में क्या लगता है कि कौन अच्छे एक्टर्स हैं, कौन अच्छे एक्टर है? हाँ, जो आपको जिसका काम आपको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हो आप जिसको, आप बोलते हैं यार ये कमाल है यार, ये हर बार कुछ ना कुछ अलग करके चला जाता है, जो होता है ना अप्रिसिएशन होता है। देखिए जैसी बड़ी सिंपल सी बात है, दो तरह के एक्टर होते हैं, एक होते हैं जो काम कर रहे हैं लगातार, और एक होते हैं जो काम अलग तरह का ढूंढते हैं। ठीक है, काम अगर मेरी एक फिल्म हिट हो गई तो मुझे वैसे सिमिलरली बहुत सारे काम आएंगे, मैं उसे मना करके अगर अलग तरह का काम करना चाहूँ तो मुझे ऐसे एक्टर पसंद है। मैं नाम इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि वो ओटीटी भी आ गया है, सो मेनी एक्टर्स आर देयर हु आर डूइंग या तो काम। आपको आज की जनरेशन में आपको किसका काम पसंद है? चाहे सुपरस्टार स्टार कोई भी हो सकता है। आपके विकी कौशल बहुत अच्छा कर रहा है, हां वेरी नाइस, वो डिफरेंट कैरेक्टर भी रह चुका है और मैंने प्ले कराया था उसको। हां डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अलग-अलग ट्राई कर रहे हैं। उसको मैंने ये चीज बोली भी थी कि अगर आप उसे कुछ भी दे दो उसकी सब्जी बना देता है। मैंने कहा तुम टमाटर किसी में भी चल जाते हैं। हां नहीं, वो छोटे रोल भी कर रहा था तो कमाल, और बड़े रोल में आपको भी पता नहीं चलता कि एप्रिसिएशन, हां एप्रिसिएशन लेके जा रहा है। वो बहुत सूदिंग है, मतलब बहुत सूदिंग है, जैसे डायरेक्टर चाहिए वैसे कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप फोर्स नहीं होता, पब्लिक को ऐसा लगता है थोपा हुआ है, पब्लिक को लगता है हां ऐसे ही बोलेगा एक आदमी। नहीं वो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ उसकी चॉइस ऑफ मूवीज भी आप देखो, कोशिश कर रहा है वो अलग अलग तरह की ही करे, तो कॉमेडी भी कर रहा है। तो ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करने का सोच रहे हो, मतलब कि मुझे यार इन डायरेक्टर्स का अगर मेरे साथ काम, मैं उनके साथ काम करूं तो ये मुझे एक लेवल तक और एक मेरे टैलेंट को और निखार सकते हैं, एक होता है ना। अब जैसे संजीला बंसाली है, वो तो मुझे पसंद है, इम्तियाज अली है, इम्तियाज अली है, जो राजू हिरानी है, जो मतलब यार ये निकाल देंगे, मेरा भी वो नहीं निकला चीज जो ये लोग निकाल सकते हैं। इम्तियाज अली इंडियाली काइंड ऑफ सिनेमा आपको पसंद है? अरे कमाल, वो जो रोमांटिक म्यूजिकल रोमांटिक रोम कॉम कह लो, लेकिन आप उनकी फिल्मों में देखोगे एक सीन ऐसा होता है जहां आपको लगता है कि यार मैं तो बोलता हूं कि भाई एक्टिंग देखनी है, एक्टिंग की कोर्स करना है, इम्तियाज अली की फिल्में देख लो। तो इम्तियाज सर, अतुल माथुर जी रेडी हैं, काम करना चाहते हैं, और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं आपको, मैं भी दिल्ली से हूं। तो आज के इतने लड़के लड़कियां आ रहे हैं, कितने हजारों लड़के लड़कियां आ रहे हैं, कोई एक ऐसी टिप आप उनको देना चाहें एज ए प्रोफेशनल एक्टर कह लीजिए, अपना एक्सपीरियंस कह लीजिए, एज ए प्रोफेशनल एक्टिंग गुरु कह लीजिए, एक्टिंग टीचर कह लीजिए, आप एक जो टिप उनको देना चाहें, जो आज के लड़के लड़कियां सीख के भी आ रहे हैं, जो सीखना भी चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो जिन्होंने कहीं सीखा नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है, सबसे पहले तो आप फैमिली का सपोर्ट जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बिना फैमिली सपोर्ट के आते हैं वो कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। उन्हें बनाइए, उन्हें समझाइए, और टाइम फ्रेम तो यहाँ होता नहीं है, फिर भी अगर वो कहते हैं वो आपकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं तो वो आपको टाइम देंगे। सेकंड चीज, यहाँ पे आने के बाद बड़े बड़े नामों से प्रभावित मत होइए, सही गुरु ढूंढिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास है और मल्टीपल जगह मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। होता क्या है यहाँ पे लोग बात क्या करते हैं, आपसे थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा उससे, तो एक ये नहीं है कि आपने चटनी सिखाई, मैंने अचार बनाना सिखाया, एक में रोटी एक में सब्जी, ऐसा भी नहीं है। वो आपसे ही पूरा खाना सीखेंगे, फिर मुझसे पूरा, फिर आप कंफ्यूज होंगे, वो खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, वो रोटी ऐसे बनती है कि ऐसे सेकनी अच्छी होती है, वैसे पूरी अच्छी होती है, मतलब एक अच्छा एक ग्रुप पकड़िए और उसको घुस जाओ, बिल्कुल निचोड़ लो, बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि ये मेरे लिए सही है।
आप जिससे आपको माइंडसेट मिलता हो, ये नहीं कि जो पॉपुलर है। हाँ, हाँ। अगर आपको माइंडसेट मिलता है उससे, तो वो आपको आसानी से समझ पाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं जब भी किसी को सिखाता हूँ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूँ। कई बार वो नहीं पूछते सवाल। तो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है, और फाइनेंशियल भी ये मैनेज कर लेते हैं, इतना नहीं है, लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कहाँ जहाँ आपके अंदर पैशन है, सच में आप तो है, तो ये हेल्प आपने बोला ही है। बट मैंने इनका देखा है, इनका टीचिंग स्टाइल की मतलब सच में लाजवाब है। और मतलब वो जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज देते हैं ना, जो मतलब जो डायरेक्टर्स कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं, या मतलब डायरेक्टर्स की लैंग्वेज को समझना, वो ये एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग के साथ साथ। वो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगा, जैसे एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था कि जहाँ बहुत भीड़ होती है वहां पे आप जब सीखते हैं, एक टिप देना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल। जब बहुत भीड़ में आप सीखते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा करते हैं परफॉर्म, डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन होता क्या है, वो भीड़ का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके दोस्त हैं, उन्हें परफॉर्म करना है, आप उनके लिए ताली बजाएंगे, वो आपके लिए ताली बजाएंगे। पर ऑडिशन में आप अकेले होते हैं। बिल्कुल। और उस टाइम जो भी खड़े होते हैं और एक्टर, वो आपके दुश्मन तो नहीं होगा, प्रतिद्वंदी होते हैं आपके, और वो आपको बहुत एप्रिसिएशन की नजर से नहीं देखते, नहीं देखेंगे। और जो आपको बैठा होता है कैमरे के पीछे, वो भी थोड़ा सा जजमेंट की नजर से देख रहा होता है। तो क्लासेस में भीड़ में सीखना और वहां पे करना अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। सो इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए पर्सनल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। डेफिनेटली। हाँ, अगर आपको वो लेना है तो लीजिए, लेकिन पर्सनल पे, क्योंकि कैमरे के आगे आप पर्सनल लीजिए, और अतुल माथुर एक्टिंग क्लासेस में आइए। नहीं, कहीं से भी लीजिए, पर्सनल लीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आइए, क्योंकि ये वो है। और हमारे शो के बारे में बहुत बोल दीजिए। तो शम्मी ठावर लाफ्टर एंड टैलेंट शो देखते रहिए प्लीज। शमी भाई ने इतना बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया है आप लोगों के लिए, उसमें आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप इनका शो जरूर देखते रहिए, बार बार देखिए। जैसे आज इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो आई एम सो श्योर कि इसके बाद और भी कई टैलेंटेड लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट मी, जो आपके लाइफ में काम आ सकते हैं, आपके कहीं पे भी जिंदगी में काम आ सकते हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का इन्होंने जो जिम्मा लिया है, तो इन्होंने तो जिम्मा ले लिया है, पर आप उसको मुकाम तक पहुंचाना आपका काम है। आप देखेंगे तभी उसका कोई फायदा होगा। थैंक यू। प्लीज कीप वाचिंग। थैंक यू सो मच अतुल भाई, मार डाला आपने, वो इतने इमोशनल आपने बोल दिया ना। नहीं, मैं सीरियस हूँ, ये नाटक कर रहे हैं। आई एम वेरी सीरियस, क्योंकि मेरा एक मिनट, मेरा मकसद, मेरा कहने का बात यह है कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाता है, तो उसका मकसद होता है कि पब्लिक तक पहुंचना। बिल्कुल। उसके लिए कई लोग स्टैंड अप करते हैं, कुछ और चीजें करते हैं, एंटरटेन करते हैं, पर ये सही इंफॉर्मेशन सही लोगों को आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तभी संभव हो पाएगा जब आप देखेंगे। लगातार देखिए, यूट्यूब के चैनल को, इनको बढ़ावा दीजिए, और ऐसे और प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा दीजिए। बिल्कुल। जो आपके कोई बेनिफिट करे, हमको भी बेनिफिट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अतुल भाई, आपने वक्त निकाला, और आपने मेरे लिए अपनी क्लासेस भी जल्दी खत्म कर दी इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच, आप शो में आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच। तो ये थे अतुल माथुर एक्टिंग क्लासेस के ओनर, हमारे एक्टर, हमारे एक्टिंग गुरु अतुल माथुर जी। तो ट्राई करके देख लीजिए, इनको समझ में आ जाएगा कि मैंने सुपरस्टारों के नाम बता दिए, स्टार्स के नाम बता दिए हैं, और वो कुछ भी झूठ नहीं है, वो सच है। तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर बताइए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी ठावर लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम, बाय बाय। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट, जिनके बारे में आपने सुना, देखा, जाना। और अब चलते हैं अपनी हेल्थ टिप पे। हेल्थ टिप के जाने से पहले मैं आपको ये 4 चीज़ें बताता ही हूँ कि आपको डेली 30 मिनट से 1 घंटा का वॉक करना ही है। आपको कलौंजी और मेथी दाना वाला पानी दिन में 3 बार पीना ही है। आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है। पानी आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना ही है। तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति आपको 5 से 10 मिनट दिन में करना ही करना है। तो ये तो आपका करना ही करना है। तो आज की जो हमारी हेल्थ टिप है वो है यूरिक एसिड के ऊपर। और यूरिक एसिड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है, कई बार किडनी पे भी इफेक्ट डाल देता है वो। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खाना खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी में 1-1 चम्मच आप एप्पल विनेगर, सेब का जो सिरका होता है, खाना खाने से 1 गिलास गर्म पानी में 1-1 चम्मच खाना खाने से पहले आप लें। उससे यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा है इसका उपचार है कि देसी खीरा लीजिए। देसी खीरा, कुकुम्बर जो होता है उसको लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी में ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर,
ठीक है। 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर उसमें मिक्स कर लीजिए और ब्लैक सोल्ट उसमें स्वाद अनुसार मिला लीजिए और उसको मिक्स करके आप सुबह और शाम को, सुबह खाली पेट पीना है और शाम को आपको लेना है, ठीक है जी। इससे आपको यूरिक एसिड में बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और आपको अल्कोहल नहीं पीना है, आपको जो दारू वगैरह चीज़ें होती है ये नहीं लेनी है, हार्ड चीज़ें नहीं लेनी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है और दालें आपको नहीं खानी है, क्योंकि दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो जो मैंने रेमेडी बताई है आप एक बार ये अप्लाई करके देखिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे आराम मिलेगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये मुझे भी यूरिक एसिड बहुत टाइम पहले हुआ था और मैंने यही करके देखा था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, तो आप करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूँ इस शो के स्पॉन्सर है द पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद से। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो के, और तब तक मज़े कीजिए, ऐश कीजिए, आसपास सफाई रखिए, नशे से दूर रहिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिए। जय श्री राम, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।